दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रशासन में नियंत्रण की सीमा की विवेचना करें। प्रशासन में नियंत्रण की सीमा की विवेचना करें, ये नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत क्या है। मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, तो वो कितने लोगों का देखरेख कर सकता है, मतलब वो कितने लोगों को ऑर्डर दे सकता है, कितने लोगों के काम को मैनेज कर सकता है। इसी की सीमा को नियंत्रण की सीमा कहा जाता है। जैसे कि कोई भी अधिकारी अगर उसके नीचे 400 लोग काम करें, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो सारे लोगों को नियंत्रित कर पाना इनके लिए क्या होगा, संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 400 लोग हैं और 400 लोग क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में काम करते हैं, और सारे विभागों को देखने का जिम्मा किसके, इसके ऊपर है। तो ये सही से काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक निश्चित, कह सकते हैं एक निश्चित संख्या होनी चाहिए कि एक अधिकारी के नीचे कितने लोग होने चाहिए या फिर कितने कर्मचारी काम करने के लिए होने चाहिए, ताकि ये सारे लोगों को अच्छे से देख सके और उनके कार्यों को अच्छे से करा सके। और ये जो सिद्धांत है, इसी को प्रशासन में नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत कहा गया है। डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन और प्रबंधन में नियंत्रण की सीमा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोक प्रशासन और प्रबंधन मतलब, लोक प्रशासन का मतलब क्या है, जहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा या फिर कहते हैं किसी भी अधिकारी के द्वारा लोगों के लिए जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसको लागू करने के लिए जो काम किया जाता है, उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। तो लोक प्रशासन और प्रबंधन में नियंत्रण की सीमा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी भी संगठन में एक अधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह असीमित संख्या में कर्मचारियों के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। कहा जा रहा है किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी संगठन में किसी भी अधिकारी के लिए संभव नहीं है कि वो असीमित संख्या, मतलब कई सारे लोगों के जो कर्मचारियों का समूह होता है, उनके कार्यों का प्रभावी नियंत्रण वो कर सकेगा। प्रत्येक अधिकारी के कार्य करने, निर्णय लेने और कर्मचारियों की निगरानी करने की एक निश्चित क्षमता होती है। कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, कभी ना कभी क्या तो किसी न किसी रूप में उसका कोई ना कोई क्षमता होगी कि इतने लोगों को ही वो संभाल सकेगा, इतने डिपार्टमेंट को वो संभाल सकेगा। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आगे कि इसलिए यह तय करना आवश्यक होता है कि एक अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी होने चाहिए, ताकि वह उनके कार्यों का सही ढंग से निर्देशन और नियंत्रण कर सके। इसलिए फिक्स होना चाहिए कि एक अधिकारी के अंदर कितने कर्मचारी वहाँ पर काम करेंगे, ताकि जो भी उनके द्वारा कार्य किया जाएगा उसका सही ढंग से निर्देशन और नियंत्रण किया जा सके। इसी को नियंत्रण की सीमा कहा जाता है, और ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को नियंत्रण की सीमा कहा जाता है। आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों के कार्यों पर सफलतापूर्वक नजर रख सकता है, उसे नियंत्रण की सीमा कहते हैं। एक अधिकारी कितने कर्मचारियों का काम का, उसके हिसाब किताब कितने लोगों का कह सकते हैं कि वो नियंत्रण कर सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है नियंत्रण की सीमा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जो नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। कार्य की प्रकृति। सबसे पहले जो कार्य की प्रकृति है ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में 5-6 लोग भी हैं, अगर 5-6 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर एक ही तरह के काम कर रहे हैं, एक से दो तरह के काम करें तो संभालना आसान हो सकता है। तो कार्य की जो प्रकृति है वो भी नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाला एक कारक है। कहा जा रहा है कि नियंत्रण की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य कितना सरल या फिर जटिल है। यदि कार्य सामान्य और नियमित प्रकृति का है तो एक अधिकारी अधिक कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकता है, लेकिन यदि कार्य तकनीकी, जटिल या फिर विशेष ज्ञान वाला है तो अधिकारी को अधिक ध्यान देना पड़ता है, इसलिए नियंत्रण की सीमा कम हो जाती है। मतलब अगर काम जो है आसान है या फिर एक ही तरीके का काम है तो वो अधिक कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अगर काम अलग है, टेक्निकल है और अलग अलग विभागों में बंटा हुआ है तो उसको क्या नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर कारक देखेंगे वो है अधीनस्थों की योग्यता। अधीनस्थों की योग्यता, जो भी अधिकारी के नीचे काम करने वाले कर्मचारी है वो कितने योग्य हैं, ये भी एक कह सकते हैं फैक्टर है, इसको प्रभावित करने वाला एक कारक है। यदि कर्मचारी प्रशिक्षित, अनुभवी और जिम्मेदार हैं तो उन्हें कम मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में अधिकारी अधिक कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकता है। इसके विपरीत नए और अनुभवहीन कर्मचारियों को अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कर्मचारी, ऐसा स्टाफ जो पहले से काम को जानता है और वो खुद से भी काम को कर सकता है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा, जो मालिक है उसका, जो भी उसका अधिकारी है, उसको ज़्यादा नियंत्रण करने का जरूरत नहीं है, वो क्योंकि जो कर्मचारी लोग वो खुद से जानते हैं काम को। वहीं पर जो नए लोग हैं, ठीक है, इसके विपरीत जो नए अनुभवहीन कर्मचारी हैं उनको अधिक निर्देशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नियंत्रण की सीमा का एक कारक। नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारक देखेंगे वो है अधिकारी की क्षमता। प्रत्येक अधिकारी की कार्य कुशलता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता अलग अलग होती है। एक कुशल अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक कर्मचारियों का प्रभावी नियंत्रण कर सकता है। अधिकारी की क्षमता के अकॉर्डिंग भी क्या है, तो
जो नियंत्रण की सीमा है वो डिसाइड होता है कि वो कितने लोगों को नेतृत्व कर सकता है, कितने अनुभवी है वो, कितना कार्यकुशलता है, कितना उसको जानकारी, ठीक है। ये सब जो अलग अलग योग्यता है ये भी डिसाइड करता है कि नियंत्रण की सीमा क्या होगी, ठीक है। तो ये जो अधिकारी की क्षमता है ये भी एक कारक है नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने का। नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो है स्थान और दूरी। यदि सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय या भवन में कार्य कर रहे हैं तो नियंत्रण आसान होता है, लेकिन यदि कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों शाखाओं में कार्य कर रहे हैं तो नियंत्रण कठिन हो जाता है और नियंत्रण सीमा कम रखनी पड़ती है। मान लीजिए कि अगर 100 लोग भी काम करें और सब एक ही विभाग में काम करते हैं, सब एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इस 100 लोगों को नियंत्रित करने का कह सकते हैं वो नियंत्रण करना आसान हो सकता है। जो अधिकारी है उसके लिए इसको नियंत्रित करना आसान हो सकता है, लेकिन यही 100 लोग अगर 15-15 या फिर 10-10 के ग्रुप में अलग अलग ऑफिस में जाकर काम करें, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो ये 100 लोगों को नियंत्रित करना, निर्देशन देना कठिन हो जाएगा अधिकारी के लिए। तो स्थान और दूरी भी क्या है, तो एक कह सकते हैं एक कारक है नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाला। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारक देखेंगे वो है संचार और तकनीक। आधुनिक युग में मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य तकनीकी साधनों ने नियंत्रण को आसान बना दिया है। इसलिए आज अधिकारी पहले की अपेक्षा अधिक कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संचार, जो टेक्नोलॉजी आ गया, इसके कारण क्या है, तो अब पहले से लोग, मतलब पहले जहाँ पर 10 लोग को नियंत्रित कर रहे थे वहाँ पर 15 लोगों को, 20 लोगों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत हो सकता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हो सकता है। जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम हो, ऑडियो हो, ईमेल है, इंटरनेट है, इन सब के माध्यम से चीज़ों को भेजा जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों कुछ कारकों को देख लिए, ठीक है, जो भी आपके ठीक है, जो भी आपके नियंत्रण का सीमा है उसके प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को हमने समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं वीए ग्रेक्यूनास का सिद्धांत। वीए ग्रेक्यूनास का सिद्धांत, इसके द्वारा सिद्धांत दिया गया, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नियंत्रण की सीमा के संबंध में बीए ग्रेक्यूनास, जो ग्रेक्यूनास है उसका विशेष योगदान माना जाता है। इनके द्वारा एक सिद्धांत में क्या कहा गया उसको समझिए, ठीक है। नियंत्रण की सीमा के संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनके बीच संबंध और प्रशासनिक जटिलताएं भी तेजी से बढ़ती हैं। मतलब इनके द्वारा जो बी एस ग्रेक्यूनास ये कहते हैं कि जैसे जैसे अधीनस्थ कर्मचारी, मतलब जो नीचे के कर्मचारी हैं, जो नीचे के स्टाफ हैं, उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच संबंध और प्रशासनिक जटिलताएं भी तेजी से बढ़ने लगती है। उनके बीच में जो संबंध, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो उनके बीच में संबंध है वो भी जटिल हो जाएंगे, और जो प्रशासनिक जटिलताएं वो भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। ग्रेक्यूनास के 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया है। ये जो ग्रेक्यूनास है इन्होंने 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया है। पहला प्रकार जो संबंध है वो है प्रत्यक्ष एकल संबंध। इसमें क्या होता है, इनके तो जो संबंध सिद्धांत दिया गया है इसमें क्या कहा जा रहा है, इन्होंने इसको 3 प्रकारों में बांटा है, फिर 3 संबंधों में इसको उल्लेखित किया है। तो पहले जो प्रकार है वो है प्रत्यक्ष एकल संबंध। इसमें इन्होंने कहा है कि यह अधिकारी और एक कर्मचारी के बीच का सीधा संबंध होता है, जैसे कि प्राचार्य का सीधे किसी शिक्षक से संबंध, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष एकल संबंध। यहाँ पर जो काम है बहुत ही अच्छे से होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक अधिकारी और उसके नीचे कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो ये सीधा इंस्ट्रक्शन इसको दे सकता है, सीधा ऑर्डर इसको दे सकता है, और जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। इसको भी पता है कि इससे उनको ऑर्डर लेना है, तो काम यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष एकल संबंध। यहीं पर जो द्वितीय यहाँ पर संबंध के बारे में बताया गया है ग्रेक्यूनास के द्वारा वो है प्रत्यक्ष समूह संबंध। यह अधिकारी और कर्मचारियों के समूह के बीच संबंध होता है। मतलब एक पूरा समूह होगा और एक अधिकारी होगा, और समूह में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी, सभी को ये क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा। जैसे प्राचार्य का सभी शिक्षकों के समूह के साथ बैठक करना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष समूह संबंध। मतलब एक के जो अधिकारी है वो पूरे समूह के साथ बातचीत करेगा, पूरे समूह का नियंत्रण करेगा। और तीसरा है पारस्परिक संबंध, क्रॉस रिलेशनशिप। यह कर्मचारियों के आपसी संबंधों को दर्शाता है, जैसे एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के साथ कार्य संबंध। मतलब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के साथ किस तरह से कार्य संबंध रखता है, इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। इसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेक्यूनास का मत था कि सामान्यतः एक अधिकारी 5 से 6 अधीनस्थ कर्मचारियों का ही प्रभावी नियंत्रण कर सकता है। जो ग्रेक्यूनास ये कहते हैं कि कोई भी जो अधिकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 6 अधीनस्थ, मतलब 6 कर्मचारियों का ही क्या कर सकते हैं, वो नियंत्रण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ये ग्रेक्यूनास कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नियंत्रण की सीमा के गुण। नियंत्रण की जो सीमा है उसके क्या क्या गुण है। पहला जो इसका गुण है वो है कर्मचारियों पर अच्छी निगरानी रहती है। इससे क्या होगा, कर्मचारियों पर अच्छी निगरानी रहेगी अगर नियंत्रण का सीमा रहेगा, मतलब कम से कम लोगों का अगर संख्या रहेगा। तो जब एक अधिकारी के अधीन कर्मचारियों की संख्या उचित होती है तो वह उनके कार्यों पर आसानी से नजर रख सकता है। इससे गलतियों को
समय पर सुधारा जा सकता है और कार्य बेहतर ढंग से होते हैं। तो आपको पता चला कि ये नियंत्रण की सीमा का पहला गुण है कि कर्मचारियों पर अच्छी निगरानी रखी जाए। अगर कर्मचारी कम होंगे, अधिकारी के नीचे अगर कर्मचारी कम होंगे, विभाग कम होगा, तो आराम से ध्यान रख सकता है। वहीं पर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ध्यान नहीं रख सकता। तो ये इसका पहला गुण देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर नियंत्रण की सीमा है, उसका जो गुण है वो है कार्य कुशलता बढ़ती है। जब ध्यान से देंगे तो काम भी अच्छे से होगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है, जिससे कार्य समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरे होते हैं। इससे प्रशासन की दक्षता बढ़ती है। इससे जो प्रशासन की दक्षता है, मतलब काम करने का जो ताकत है, वो बढ़ता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका गुण देखें वो है समन्वय बनाए रखने में मदद मिलती है। समन्वय बनाने में मतलब जो तालमेल है वो बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि जो भी अधिकारी है उसके नीचे कहते हैं सीमित या फिर कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको देख रेख करना आसान हो जाता है, सभी लोगों से बातचीत करना आसान हो जाता है। उचित नियंत्रण सीमा होने से सभी कर्मचारी एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। इससे विभाग में तालमेल बना रहता है और संगठन के लक्ष्य आसानी से पूरे, जो भी संगठन का लक्ष्य होता है, ठीक है, वो आसानी से पूरे हो जाते हैं। अगला जो यहाँ पर हम लोग गुण देखेंगे वो है जिम्मेदारी स्पष्ट रहती है। यह स्पष्ट रहता है कि कौन कर्मचारी किस अधिकारी के अधीन कार्य कर रहा है। इससे गलती होने पर जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करना आसान हो जाता है। तो जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो जाती है इससे, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर पांचों पॉइंट देख लेते हैं। अनुशासन बना रहता है। क्या होता है? अनुशासन इससे बना रहता है, ठीक है। अगर नियंत्रण का सीमा रहेगा तो अनुशासन बना रहेगा। जब कर्मचारियों पर उचित निगरानी रहती है तो वे अपने कार्यों को अधिक जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अगर कर्मचारियों पर उचित निगरानी रहती है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ हैं, उन पर अगर उचित निगरानी बना हुआ रहेगा तो वे अपने कार्यों को अधिक जिम्मेदारी से करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखने वाला, मान लीजिए कोई ठेकेदार है, अपने स्टाफ को देख रहा है काम करते, तो ठेकेदार अगर वहाँ पर बैठा रहेगा तो जो मिस्त्री वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो वे अपने कार्यों को जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। तो ये सब क्या है, इसके गुण हैं। आगे हम लोग नियंत्रण की सीमा के कुछ दोष को भी देख लेते हैं। नियंत्रण की सीमा के क्या दोष हैं? तो पहला जिसका दोष है वो है कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर नियंत्रण कठिन हो जाता है। हम आपको पहले उदाहरण देते हैं, अगर एक अधिकारी के नीचे 400 कर्मचारी हो जाएंगे तो नियंत्रण सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यदि एक अधिकारी के अधीन बहुत अधिक कर्मचारी हो तो वह सभी के कार्यों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। इससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो सभी पर ध्यान नहीं दे रहा। क्या कौन कैसा काम कर रहा है वो सभी के पास नहीं जा पा रहा, सभी के पास क्या तो ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसके कारण जो कार्य का गुणवत्ता है वो कमजोर हो सकता है। दूसरा इसका दोष है वो कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने पर खर्च बढ़ जाता है। अगर कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होगी तो खर्चा बढ़ जाता है। यदि एक अधिकारी के अधीन बहुत कम कर्मचारी हो तो अधिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कि जहाँ पर एक अधिकारी के नीचे 10 लोग काम कर रहे थे, अब अगर वहीं पर 4 अधिकारी रख दिया जाए और वहाँ पर क्या होगा, तो मतलब 2 या फिर 3 लोग मिलकर के काम करेंगे, कहीं पर 2 कहीं पर 3, ठीक है। तो इस तरह से अधिकारियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी अब ज़्यादा हो गए। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने पर खर्च बढ़ जाता है, अधिकारियों का जो खर्च वो बढ़ जाता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग दोष देखेंगे वो निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। गलत निर्णय नियंत्रण सीमा होने पर अधिकारी पर कार्यभार बढ़ जाता है या संगठन में अनावश्यक स्तर बढ़ जाते हैं, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। तो निर्णय लेने में कठिनाई, ये भी एक इसका दोष या फिर समस्या हो सकता है। चौथा इसका दोष है वो तालमेल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहाँ पर आपने देखा कि समन्वय बन सकता था, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तालमेल की समस्या हो सकती है। अगर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो यदि नियंत्रण सीमा संतुलित ना हो तो अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाए रखना कठिन हो जाता है। अगर मान लीजिए कर्मचारी ही ज़्यादा हो गया और अधिकारी कम है तो वहाँ पर लोगों से बातचीत करना कठिन हो सकता है। इससे समन्वय बनाए रखना कठिन होगा। पांचवा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है कार्यों में देरी हो सकती है। जब अधिकारी पर जरूरत से ज़्यादा कार्यभार होता है तो वह समय पर निर्णय नहीं ले पाता और प्रशासनिक कार्य धीमे पड़ जाते हैं। तो ये भी क्या इसका एक दोष है। तो यहाँ पर हमने जो भी प्रशासन में नियंत्रण की सीमा है उसके बारे में हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा बस हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि नियंत्रण की सीमा प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह निर्धारित करती है कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों का प्रभावी रूप से निर्देशन या फिर कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, निर्देशन या फिर नियंत्रण कर सकता है। यदि नियंत्रण सीमा संतुलित हो तो प्रशासन में अनुशासन, कार्यकुशलता और समन्वय बना रहता है। इसलिए प्रत्येक संगठन को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित नियंत्रण सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जितनी भी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उचित नियंत्रण सीमा निर्धारित करना चाहिए कि एक अधिकारी के नीचे कितने कर्मचारी होंगे और कितने कर्मचारी होने चाहिए, ठीक है। इसको डिसाइड करना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर था आपको प्रशासन में नियंत्रण की सीमा समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।